नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं नई क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं आज सीटेट के लिए लेकर आई हूँ और सीटेट के लिए जो हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी के आगे का सेगमेंट लेकर आई हूँ। पिछली क्लासेस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा था, उसका कंपैरिजन समझा था। उसके बाद हम लोगों ने उसके स्टेप्स बाय स्टेप क्या होते हैं, किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें समझी थी। आज हम लोग स्पेशल क्या लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, आयाम लेकर आई हूँ, एस्पेक्ट्स लेकर आई हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना है तो हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें स्टडी करना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि आपको हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों अध्ययन करना होता है और इसके क्या क्या रिलेशंस हैं, इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी स्टेजेस समझाई थी कि इसमें इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसको किस तरीके से बच्चे को डेवलप करते हैं और हर स्टेज में उसकी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि आयाम कौन से होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए समान आयामों का प्रयोग किया जाता है। आयाम है क्या, एस्पेक्ट्स क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। आप मानते हो कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ पक्ष होते हैं, तो आज हम पक्ष पढ़ने वाले हैं। एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। जैसे नॉर्मल देखा जाए तो एक आपको फिजिकल नजर आएगा कि बच्चों का शारीरिक विकास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चे का क्या होगा, पूर्ण विकास नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, शारीरिक और मेंटल दोनों कर लोगे तो क्या सोशल नहीं करोगे, क्या मोरल नहीं करोगे, क्या इमोशनल नहीं करोगे, क्या लैंग्वेज जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखा है ताकि क्लास हमारी लंबी ना हो और फटाफट चीज़ों को समझ लें। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो बर्थ के साथ शुरू हो जाता है, वैसे तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो माता के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। बट सामाजिक विकास माता के गर्भ में नहीं होता है, जन्म लेने के बाद बालक का क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। बट शारीरिक विकास तो माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, मतलब प्रीनेटल स्टेज में ही बच्चे का क्या हो जाता है, शारीरिक विकास शुरू होना हो जाता है। उसके बाद जब वो जन्म लेता है तब भी उसका शारीरिक विकास जारी रहता है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक विकास का जन्म तक चलते रहता है, जिंदगी भर चलते रहता है नहीं। शारीरिक विकास को हमेशा ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ा बहुत बदलता रहता है, जैसे मोटा होना, पतला होना, पर एक पर्टिकुलर शारीरिक विकास जो है एक आयु तक सीमित होती है, एक फिक्स्ड एज होती है जहाँ तक आपका एक शारीरिक विकास निर्भर करता है। थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के विकास के लिए, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहाँ बच्चे की लेंथ, हाइट, वेट, उसके साथ साथ उसके दांतों का झड़ना, नए दांतों का आना, है ना, बालों का उगना, या फिर शरीर की ग्रंथियों का, मांसपेशियों का बढ़ना, परिपक्वता का आना, मेच्योरिटी जिसको कहते हो आप लोग। इसका मतलब शरीर के अंगों में बदलाव होना, हड्डियों का बढ़ना, है ना, मेच्योरिटी आना, परिपक्वता आना, लेंथ, हाइट का बढ़ना, ये सब क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, आंतरिक और बाहरी। मतलब शारीरिक विकास आंतरिक प्रक्रिया के जरिए होता है, बट दिखाई कहाँ देता है, वो बाहरी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, हमारे इंटरनल प्रोसेस है, हम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो और उसका सबका इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है, इंटरनल। पर उसको जब रिजल्ट जो आउटपुट आता है वो कहाँ आता है, बाहर आता है। इसका मतलब मैं अंदर से ग्रंथियाँ स्ट्रांग हो रही हैं, बट मैं एबल किसी चीज़ को उठाने के लिए तो बाहर से हूँ ना। इसका मतलब अंदर से तो मैं स्ट्रांग हूँ, बट उसको कहाँ से शो कर रही हूँ, मैं कहाँ से एलिजिबिलिटी शो कर रही हूँ, वो बाहर से। तो हमारे शारीरिक जो स्ट्रांग होते हैं या शारीरिक विकास जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इसका मतलब अगर इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो वो एक्सटर्नली स्ट्रांग नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें बच्चे का आंतरिक और बाहरी दोनों विकास करना चाहिए, तभी तो हम लोग
आंगनबाड़ी के ज़रिए हम लोग बच्चों को फूड देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उन्हें प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके। उसी के साथ साथ बच्चों को हम कहते हैं दूध पिलाओ, हम लोग सूरज की धूप की रोशनी खिलाओ। ये सब क्यों कहा जाता है? ताकि वो आंतरिक रूप से क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। इसका मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम सिर्फ बाहरी आवरण को नहीं ध्यान देंगे, हम आंतरिक आवरण को ध्यान देंगे। आंतरिक जितना अच्छा होगा उतना बच्चे का बाहरी विकास भी संभव होगा। बट बाहरी विकास के लिए कैसे होगा? इसके विकास के लिए भी हम लोग दो कॉन्सेप्ट जानते हैं। एक तो हम अंदर से उसे खिला पिला रहे हैं, बट उसको बाहर से भी तो कुछ करवाना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है व्यायाम करवाना, एक्सरसाइज, योगा कराना, या फिर स्पोर्ट्स, गेम्स, स्काउट, ये सारी चीज़ें क्यों कराते हैं? हम एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों से, वॉलीबॉल खिलाते हैं, उछलना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चे का बाहरी शारीरिक विकास भी पूर्ण हो सके। इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। बच्चे का आंतरिक विकास भी करना जरूरी है और बाहरिक विकास भी। इसीलिए हमारे करिकुलम को जो बनाया गया तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसीलिए मिड डे मील प्रोसेस भी हमारे भारत में लागू है, जिसमें हम बच्चों को अच्छा खाना देते हैं ताकि वो आंतरिक विकास कर सके, और बाहर से उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज कराया गया है, जिसके जरिए बच्चे के अंदर आंतरिक तो विकास हो ही रहा है, साथ के साथ टीचर्स उसका एक्सटर्नल भी क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना अच्छे से समझ आ गया। बट अब इसके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर एक मोटर कॉन्सेप्ट भी आता है। मोटर क्या होता है? मतलब यांत्रिक। हमारे शरीर के अंदर दो तरीके की क्या होती है, पेशियां होती हैं, एक फाइन मोटर और एक ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर का मतलब होता है जो छोटी छोटी हमारी स्किल्स होती है, छोटी छोटी मोटर्स होती है। जैसे कि मैं पेन पकड़ने के लिए मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, तो ये मेरी फाइन मोटर्स हैं। बट ये जो है, ये मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये मेरी ग्रॉस मोटर्स हैं। इसका एक सिंपल वे में समझेंगे, जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं वो फाइन मोटर्स कहलाती हैं, और जो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं जैसे किक करना या फिर जंप करना, ये सब क्या है, हमारी ग्रॉस मोटर्स हैं। ये दोनों मोटर्स मिलकर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करती हैं। जैसे बच्चे को पेन पकड़ना सिखाना, कलर करना, पेंटिंग करना, या अपने घुटनों पे, पैरों पे खड़ा होना सिखाना, या पंजों पे खड़ा होना सिखाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, इसमें कहीं ना कहीं फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर दोनों का उपयोग करवाया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, एक आपका अफेक्टिव डोमेन हो जाता है, तीसरा आपका साइकोमोटर। तो साइकोमोटर में किसकी बात करते हैं हम लोग? फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर्स की बात करते हैं। फाइन मोटर जो है वो 4 से 9 महीने में डेवलप होता है। देखो 4 से 9 महीना, ऐसा नहीं कि बर्थ होते ही बच्चे की फाइन मोटर्स डेवलप हो जाएंगे। बच्चा दूध की बोतल नहीं पकड़ सकता, बच्चा आंखों को एक जगह केंद्रित नहीं कर सकता, बच्चे अच्छी तरीके से किसी चीज़ को यूं होल्ड नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, पूरी बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बट वो किसी पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि 4 महीने से शुरू होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। बच्चा जहाँ किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, होल्ड करना सीखता है, आंखों को एक जगह सेंट्रलाइज करना सीखता है। उसी तरीके से ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस मोटर तो बच्चा बर्थ से शुरू कर देता है, तो 3 to 36 मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि बच्चा जो है 3 महीने से शुरू हो जाती है उसकी ग्रॉस मोटर्स, हाथ पैर को मारना, है ना, पैरों को चलाना, गर्दनों को मोड़ना। इसका मतलब ये कौन से मोटर्स का इस्तेमाल कर रहा है? जो बड़ी पेशियाँ हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जब तक फिजिकल नहीं होगा मेंटल नहीं हो सकता। पर कई लोग कहते हैं कि फिजिकल ना भी हो तो मेंटल हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ ज़रूरी है अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि शरीर के अंगों का मैच्योर होना ज़रूरी है। मेरे हाथ नहीं मैच्योर होंगे तो मैं पेन पकड़ के लिखना नहीं सीख सकती। इसका मतलब लर्निंग के लिए ग्रोथ होना ज़रूरी है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है? मेंटल डेवलपमेंट का मतलब मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे का जो बौद्धिक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको आप लोग कहते हो, तो मेंटल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, माता का दूध धारण करता है वो 6 महीने कंटिन्यू, शरीर उसका धीरे धीरे परिपक्व होने लग जाता है, फिर वो खाना पीना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अनाज खाता है, फिर और भी चीज़ें खाना, धीरे धीरे वो शरीर परिपक्व हो जाता है। अब उसका परिपक्व तो हो क्या है, बट अब हम क्या कोशिश करेंगे कि उसका मानसिक भी विकास हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, थिंकिंग कर सके, वो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टूड कर सके, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ शरीर रावण जैसा शरीर बना ले, पर अगर रावण की बुद्धि काम नहीं करती तो वो रावण क्यों कहलाता?
है ना। हर इंसान का शरीर कॉमन है, सबका सेम है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान सबके पास है, बट उसे अलग कौन बनाता है, डिफरेंट कौन बनाता है, उसका माइंड, उसकी इंटेलिजेंस। तो इंसान को अपने शरीर से ज़्यादा किस पर काम करना चाहिए, अपने माइंड पर शरीर भी एक लिमिट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक चाइल्डहुड, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज और चाइल्डहुड में हमें फोकस किस पे करना चाहिए, बच्चों की ग्रोथ पे करना चाहिए, पर ग्रोथ को ध्यान देते देते साथ में उसके किस पे ध्यान देना चाहिए, उसके कैरेक्टर पे, उसके इंटेलिजेंस पे, उसके मोरल पे, उसके इमोशनल पे, उसके सोशल पे। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, सिर्फ शरीर से रावण की तरह बढ़ जाएगा, बट बौद्धिक क्षमता उसकी नहीं होगी। तो किसी भी इंसान को एक परिचय देता है उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस, उसका कैरेक्टर, क्योंकि सबको समान है, सबको इक्वल है। एक दूसरे से अलग कौन बना रहा है हमें, हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंट, हमारी सोच, है ना। तो यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि उन 40 बच्चों में ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डालें कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग हो, एक क्वालिटी लेकर आए। तो सब बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, बट उसको पहचान के निकालने का काम किसका है, टीचर का है। तो यहाँ मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमें डेवलप करनी होती है। कॉग्निटिव, पियाजे की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने पूरा संज्ञानात्मक विकास पर एक सिद्धांत बनाया है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दे रखी हैं, पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, उसके साथ साथ हम लोग एप्टीट्यूड की भी बात करेंगे, अभिक्षमता। इसका मतलब एक टीचर जब स्टूडेंट का ग्रोथ कर देती है तो उसके डेवलपमेंट में उसका एप्टीट्यूड भी आता है, हाउ टू लर्न, हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक, हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई, ये सब आपका एप्टीट्यूड है। इसका मतलब आपके स्किल्स, आपके कौशल, आप किस तरीके से किसी को टैकल कर रहे हो, ये सब आपका एप्टीट्यूड है। तो किसी इंसान के पास एटीट्यूड होता है तो किसी इंसान के पास एप्टीट्यूड होता है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, एक हर इंसान के लिए दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। कहीं कहीं पर एटीट्यूड के साथ साथ एप्टीट्यूड होने पे सुहागा हो जाता है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ को हैंडल करना है। इसके साथ साथ मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जहाँ हम लोग कहीं भी मेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ मेमोरी अपने आप बात होगी। इसके बाद आलोचना, क्रिटिसाइज करना, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। साथ साथ इंटेलिजेंस तो है ही, बिना इंटेलिजेंस IQ के हम कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग, लाइक आपको अगर मैं डोमेन की बात करूँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी की, तो डोमेन के वो 6 एस्पेक्ट्स पूरे इसमें काउंट हो जाएंगे, जिसमें आपको नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था, एनालिटिकल करना, सिंथेसिस करना, इवैल्यूएट करना, है ना, कंक्लूजन निकालना, ये सारा इसका पार्ट है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तर्क, रीजनिंग करना भी तो मेंटल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो इसमें एनालिटिकल विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, प्रयोग करना, मूल्यांकन करना, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिजिकल के बाद सेकेंड एस्पेक्ट आपका मेंटल है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी बॉडी फर्स्ट अट्रैक्शन हो सकती है, बट सेकेंड अट्रैक्शन आपका नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस, आपका IQ, आपका मेंटल होता है। आपको देखकर कोई पसंद कर सकता है, पर आपसे मिलने के बाद आपके नेचर, आपके बिहेवियर और आपकी क्वालिटी से वो प्रभावित होता है। इसीलिए सबसे पहले फिजिकल आता है, क्योंकि फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक आइटॉनिक का काम करता है, इंसान एक दूसरे को देखता है और अट्रैक्ट होता है। बट सेकेंड क्या आता है, सेकेंड हमारा आता है जब हम उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके बिहेवियर, उसके नॉलेज को आंकते हैं। अच्छा, अब हमने दोनों चीज़ें देख ली, फिजिकल भी देख लिया और मेंटल भी, मैंने दोनों डेवलपमेंट कर दिया मानो बच्चों का। पर इसके साथ साथ अगर मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धि है, तो मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली चीज़ें भी तो होंगी, तो वो क्या होगी, सोशल डेवलपमेंट। 2 चीज़ें हैं, बट मैं समाज में कैसा हूँ, किस तरीके का हूँ, मेरा आपसे कैसा आपसी संबंध है, मैं कितना लिंक बना सकता हूँ, कितना कोऑर्डिनेट कर पाता हूँ, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना इंट्रोवर्ट हूँ, कितना एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं, है ना, किस तरीके का बिहेवियर कर रहा हूँ। सोशल डेवलपमेंट जो है अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास, ये पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है, कैरेक्टराइजेशन करता है, एक अफेक्टिव डोमेन का काम करता है। इसका मतलब इसको 2 वे में रखा गया है, एक प्राइमरी, है ना, और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है एक मुख्य भाग होता है, और एक सेकेंडरी जो होता है आपका वो गौण भाग होता है। इसका मतलब सामाजिक विकास के लिए 2 एस्पेक्ट्स की जरूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होता है, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी माता, आपके जीन्स, आपका समाज, आपके आसपास के लोग जिससे आप कनेक्ट होते हो। और गौण क्या है, गौण एक वो चीज़ है जिससे आप बाद में कनेक्ट होकर किसी
फॉर्मल वे चीज़ को सीखते हो। तो ध्यान रखोगे कि प्राइमरी का मतलब है अनौपचारिक, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल होना। कहीं भी कभी भी किसी से भी कुछ भी सीख जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनौपचारिक। बट जैसे ही हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि मैं बोल सकते हैं कि टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होना, एक दुकानदार का एक ग्राहक के साथ रिलेशन होना, एक डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशन होना, इस तरीके का कोई भी रिलेशन जो आपस में हो रहा है, ये आपका क्या है, ये गौण है, सेकेंडरी है। और फर्स्ट क्या है, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका धर्म, आपकी जाति, आपके आसपास के लोग, आप कैसा बॉन्ड बना पा रहे हो। सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के सामाजिक विकास से ही ये पता चलता है कि वो कितना सक्षम है, कितना शिक्षित है, कितना काबिले तारीफ है, या उसे दुनिया में मरने के बाद कौन पूछेगा या नहीं। इसका मतलब सामाजिक विकास एक बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट है जो हर इंसान को होना चाहिए। अगर हमारा समाज से लगाव नहीं होगा तो देश से नहीं होगा, देश से नहीं होगा तो शिक्षा किस काम की, जब हम अपने ही देश, अपने समाज से प्यार ना कर सके। तो सिर्फ अपने आप से प्यार करने वाले लोग हमारे देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में सोशल डेवलपमेंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रखा गया है, ताकि समाज से कुरीतियों को दूर कर समाज में अच्छाई आ सके, पॉजिटिव थिंकिंग आ सके, एक अच्छी सकारात्मक सोच का, विचार का क्या हो सके, प्रसार हो सके। नेक्स्ट है इमोशनल संवेगात्मक विकास। इमोशन का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हर इंसान में इमोशंस होते हैं, इमोशंस कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। किसी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है तो किसी में नफरत बहुत ज़्यादा होती है। कोई बहुत ज़्यादा स्माइलिंग होता है तो बहुत कोई गुस्से वाला होता है। इसका मतलब हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। पर टीचर क्या करेगी, इसका टीचर ये करेगी कि उसके हर एक चीज़ को बैलेंस करेगी। उसके इमोशंस को ये नहीं कि भाई क्लास में बहुत ज़्यादा हाइपर है, हमेशा गुस्सा करते रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, मार पिटाई करना, जैसे आपने सुने होंगे कई केसेस, चाकू मार देना टीचर को एंड ऑल। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों करते हैं बच्चे। टीचर को अगर इमोशनल नॉलेज होगा तो बच्चों के स्टार्टिंग से क्या करेगी, वो उनके इमोशंस को कंट्रोल कर लेगी। इसका मतलब टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेंटली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उसको एक सही रास्ते पर लाना, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको सही गलत के बारे में बताना। और जैसे ही वो सोशल का हिस्सा हो जाता है, एक समाज का हिस्सा हो जाता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास होना ज़रूरी है। जितना बच्चों का संवेग कंट्रोल होगा वो उतना अच्छा इंसान बन सकता है, उतना अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है। तो इसलिए इमोशंस भी एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो नैतिकता, ये सोशल के पार्ट है बेटा, सारी चीज़ें कोई एडिशनल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ सोशल है वहाँ पे इमोशनल भी है, वहाँ मोरल भी है। मोरल हमें बताता है कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसका मतलब हमें डिसाइड करता है, हमारा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। इसमें मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी बनाई गई है। सोशल डेवलपमेंट में वाइगॉत्स्की ने काम किया था, तो मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने काम किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिफाइन किया है कि इंसान की मोरालिटी उसको एक अच्छा इंसान बनाती है या बुरा इंसान बनाती है। इसका मतलब मेरा निर्णय, मेरी सोच, मेरे डिसीजन, मेरा स्वार्थ मुझे निर्धारित करेगी कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी समाज के अंदर जद्दोजहद में फंसकर हमने मोरालिटी भूल जाते हैं और हम गलत कार्य करने लग जाते हैं। इसका मतलब कभी कभी गलत काम भी अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, फिर भी वो सही होता है। तो किसी तरीके से ये डिफरेंस कराना बच्चे को। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे को जब सिखाएं तो सीखने के दौरान बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट आ सके कि भाई ये उचित है या नहीं है, या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मोरालिटी का मतलब है जहाँ पर स्वार्थ हट जाए और जहाँ समाज के स्वार्थ के लिए कार्य किया जाए उसे मोरालिटी कहते हैं। तो बच्चे को सिर्फ अपना स्वार्थ ना सिखाकर समाज के लिए कार्य करने, समाज के लिए निर्णय लेने, समाज के लिए सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ही मोरालिटी है। एक क्लास में हम लोग जब कोई भी मोरल स्टोरी सुनाते हैं तो हम बच्चे को बताते हैं उसने चोरी की इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। ठीक है, वो चोरी करने वाला तुम्हारा भाई भी हो सकता है, बट यहाँ पे तुमने स्वार्थ नहीं देखा कि वो मेरा भाई है, उसे जेल नहीं जाना चाहिए। तुमने ये देखा कि समाज के लिए गलत है, वो समाज के अंतर्गत वो उचित नहीं है, इसलिए क्या है कि वो मोरालिटी का विद्रोह कर रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब एक व्यक्ति को निस्वार्थ बनाना। मोरालिटी का मतलब बच्चे के अंदर ये चीज़ें डालना कि अगर सही के लिए
किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सही है, ताकि दूसरे वैसा काम ना कर सके। तो निस्वार्थ निर्णय लेने की क्षमता को ही हम मोरालिटी कहते हैं, जो समाज के लिए सही हो और अपने आसपास के लोगों के लिए सही हो। ठीक है। एंड द लास्ट वन है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। आप पूरा डेवलपमेंट कर लो बच्चे का, मेंटल कर लो, फिजिकल कर लो, मोरल कर लो, इमोशनल कर लो, सब पे इम्पैक्ट किसका पड़ता है? आपके वाणी का। ये कहते हैं ना, जहर और अमृत दोनों वास करती है। बच्चे को जितना मधुर बनाओगे, जितना सुरीला बनाओगे, जितना एक कमांड होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल में, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक टीचर भी क्या है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरे पास चाहे नॉलेज कितना क्यों ना हो, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है अगर मैं कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, मैं एक्सप्लेनेशन ना दे पाऊँ, मैं तुम्हें समझा ना पाऊँ। तो कम्युनिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भाषा के गुण से प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं, उसे अपने आप भगवान ने गिफ्ट देकर भेजा है कि तू बोल सकता है, क्योंकि और कोई जानवर या कोई और प्राणी नहीं बोल सकता मानव के अलावा। अब मानव की भाषा का विकास करना है ताकि उसे एक सक्षम और समृद्ध व्यक्ति बना सके, क्योंकि भाषा ही उसका परिचय देगी, भाषा ही उसकी पहचान है। आप जितना अच्छा बोलो, जितना मीठा बोलो, जितना प्यारा बोलो, आपका व्यक्तित्व उतना निखरते जाता है। इसका मतलब आपके सभी गुणों, सभी कौशलों, आपके सभी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, सब डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है? आपकी लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज हटा दोगे ना तो ये सब बेकार है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप बहुत शुद्ध, बहुत सरल, स्पष्ट और बहुत प्यारा बोलते हैं, तो सामने वाले को आप ऐसे ही प्रभावित कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में भाषा को महत्व दिया गया है और भाषा की अपनी एक पहचान है। तो इसीलिए शिक्षिका होने के नाते या शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों का भाषात्मक विकास करते हैं, ताकि वो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके, अपने उचित निर्णय को प्रस्तुत कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों तक पहुंचा सके। इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आयाम हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक टीचर होने के नाते आपको इन सभी आयामों, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि बच्चे का सही समय पर सही विकास कर सकें और बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकें। ये ओवरऑल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जब तक हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे ये सारे एस्पेक्ट्स को बराबर डेवलप करना पड़ेगा। कम और ज़्यादा नहीं, कोशिश करनी है सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सभी पक्षों को एक समान लेकर चलना, ताकि बच्चे का एक समय पर, एक निश्चित समय पर सर्वांगीण विकास हो सके। समय के बाद बच्चे का विकास करना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा परिपक्व हो चुका होता है। तो जैसा वातावरण आप देंगे, जैसा माहौल देंगे, जैसा इन्वायरमेंट रखेंगे, बच्चे का नेचर वैसा बन जाएगा। बाद में आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखिए, एक शिक्षक के हाथ में बच्चा एक मिट्टी के समान होता है, और जैसा उसे ढालती है, जैसा उसे सजाती है, जैसा सुंदर बनाती है, बच्चा वैसा बन जाता है। इसलिए टीचर एक शिक्षिका, गुरु और माता के रूप में प्रदर्शित होती है, और भगवान से भी ऊपर उसका रूप जो है पूजा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को इन सभी पक्षों का ध्यान रखकर बच्चों का क्या करना चाहिए? शिक्षण देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी क्लास आप सभी को पसंद आ रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ज्ञान पहुँच सके। नमस्कार।